आप देख रहे हैं आईसी न्यूज़ 24 और मैं हूं उमेश। आज हम 2022 विधानसभा चुनाव के अंतर्गत गांव-गांव, गली-गली से जनता की आवाज़ के इस कार्यक्रम के अभियान में हम लोग क्षेत्र में निकले हुए थे। संजोग से आज हम पहुंचे हैं ऐसे महानुभाव के पास जो आप विश्व हिंदू महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान सरकार के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य आदरणीय श्री भिखारी प्रजापति गुरु जी के पास। आइए गुरुदेव के जीवन का जो शिक्षा का क्षेत्र का जो संघर्ष रहा, पठन पाठन का रहा, आप बीएचयू से जो है कि मतलब अपने समय में बीएचयू यूनिवर्सिटी के टॉपरों में से एक थे और आपको अटल जी के हाथों से पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। तो हम गुरुदेव आपके मतलब अपने जीवन वृत्तांत के बारे में, आपके संघर्षों की कहानी आपसे सुनना चाहेंगे अपने इस चैनल के माध्यम से। थोड़ा सा आप उस पर। पहले तो मैं इंडियन सिटीजन न्यूज के डायरेक्टर श्री उमेश कुमार यादव जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने जनता की आवाज़ को दूर दूर तक पहुंचाने के लिए एक सशक्त माध्यम को चुना। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक अपने जीवन के बारे में कोई व्यक्ति किसी प्रकार की प्रशंसा करे, अच्छा नहीं लगता। फिर भी कुछ चीज़ें जो अपने जीवन में घटित हुई हैं मैं ज़रूर बताऊंगा। क्योंकि हम एक ईंट भट्ठे के मजदूर रहे। प्रारंभिक परीक्षा यानी कक्षा 5 के बाद जब मेरी उम्र 9 साढ़े 9 साल की रही होगी, मैं ईंट भट्ठे का मजदूर बन गया। शुरुआती दौर में मैं 4 ईंट ढोता था। 12वीं तक जाते जाते 12 ईंट ढोने लगा। उस समय 1000 ईंट ढोने पर 25 आने मिलते थे। लेकिन उस 25 आने से मैंने अपनी इंटर तक की शिक्षा पूरी की। उसी से मैं अपना फीस और अपने घर के छोटे मोटे खर्च भी हम चलाते रहे। गुरुदेव आप जो मतलब इंटर तक की जो आपकी मतलब शिक्षा थी, यह कहाँ से थी? ये प्राथमिक विद्यालय तो मैं बिधना पार से किया और 6वीं से 12वीं तक की शिक्षा मेरी भारतीय इंटरमीडिएट कॉलेज पीपरसंडी से हुई और हाई स्कूल सन 1972 में मैंने किया। उस समय हाई स्कूल में मेरा प्रथम श्रेणी में प्रथम स्थान था। मैं वहाँ का टॉपर रहा। इंटर की शिक्षा के बाद मैं विश्वविद्यालय शिक्षा ग्रहण न कर सका और नौकरी के चक्कर में मैं दिल्ली, फरीदाबाद, गाजियाबाद, आगरा गया। वहाँ उतनी संतुष्टि नहीं मिली। फिर मैं वापस आया। 2 साल मैंने बीटीसी की ट्रेनिंग की। उसके बाद मेरी नौकरी लगी, लेकिन फिर नौकरी करने की इच्छा नहीं हुई और फिर उच्च शिक्षा में जाने के लिए मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए चला गया। तो गुरुजी जब नौकरी आपकी लगी थी, एक मतलब किस क्षेत्र की थी, मतलब कौन से विभाग में क्योंकि थी? मैं बीटीसी कर चुका था तो राजकीय जुबली इंटर कॉलेज में मेरी पहली नियुक्ति होनी थी। इसके लिए मेरे पास का अपॉइंटमेंट लेटर आया था। लेकिन उस समय मैं पढ़ने के लिए उच्च शिक्षा अध्ययन करने के मैं दिल्ली विश्वविद्यालय चला गया और दिल्ली विश्वविद्यालय के शिवाजी कॉलेज में मैं कुछ समय तक केवल पढ़ रहा। 22-23 दिन तक केवल पढ़ा। वहाँ के बाद फिर मैं पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाने वाला इलाहाबाद विश्वविद्यालय आ गया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बीए भाग 1 की शिक्षा भी मैं ईंट भट्ठे पर मजदूरी करके ही पढ़ा। उसके बाद मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 1 दशक तक रहा। वहाँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ का प्रकाशन मंत्री रहा। भूगोल और हिंदी से 2 विषय में एमए किया। समाज सेवा, ग्रामीणोत्थान तथा बंगला भाषा में डिप्लोमा प्राप्त किया। वहीं पर रिसर्च स्कॉलर भी रहा, हालांकि रिसर्च पूरी नहीं कर पाया। तो गुरुदेव जैसा कि ऐसा सुनने में आता है कि आपके उस शिक्षा के ही दौरान आपके मतलब 2 भाई लोगों की भी मतलब शिक्षा का भार आपके ही सर पे था। एक प्रकार से चूंकि हम लोग बहुत ही मतलब खाने पीने की या यूं कह लें कि बहुत ही दयनीय स्थिति में हम लोग रहे। तो भाइयों और बच्चों की शिक्षा दीक्षा का भी भार मेरे ही ऊपर था। इसलिए जहाँ जहाँ मैं गया, इलाहाबाद में था
तो उन लोगों की शिक्षा दीक्षा मैंने इलाहाबाद में कराया। उसके बाद फिर मैं चला आया वाराणसी, तो फिर लोगों की शिक्षा दीक्षा वाराणसी में हुई। वाराणसी में मैं संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से भाषा विज्ञान में डिप्लोमा प्राप्त किया। उस समय के वाइस चांसलर प्रोफेसर विद्यानिवास मिश्र, यही हम लोगों को भाषा विज्ञान पढ़ाते थे। उसके बाद मैंने गोरखपुर विश्वविद्यालय के हरिशचंद्र पीजी कॉलेज से फिर मैंने बीएड किया, और अंत में फिर मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू से फिर मैंने बीएड स्पेशल किया, जिसमें अंधे बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, गूंगों, बहरों, मंद बुद्धि व दृष्टिहीन बच्चों को, दृष्टि बाधित बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, इस प्रकार की शिक्षा दीक्षा लेकर के मैं गांव पर चला आया। इस दौरान जब आप मतलब इलाहाबाद में और बनारस में जब मतलब पढ़ाई कर रहे थे, उस वक्त के मतलब जो खर्चे थे रहने के, खाने के या शुल्क के, वो सब चीज़ों का मैनेजमेंट या व्यवस्था कैसे हो पाती थी? वो सब जब मैं बीए पार्ट 1 में था तब तो मैं ईंट भट्ठे पर काम करता था, लेकिन एक बार की घटना ऐसी घट गई जहाँ चिमनी रखी जाती थी, बरसात का महीना था, कुछ वहाँ पर ईंटें धसक गई थी, तो वहाँ गिर गया था ज़्यादा, तो लोगों ने कहा आप इसको बना दीजिए। मैं सारी ईंटों को उधेड़ा और फिर मैं नीचे घुस गया बनाने के लिए। बनाने रहता एक ईंट मैंने खींचा, तब तक सब ऊपर मेरे ही ऊपर गिर पड़ा, अरे बाप रे बाप। और किसी तरह से मैं जिंदा बचा, किसी तरह से जिंदा बचा। उसके बाद मेरे साथियों ने कहा आप इस काम को आप छोड़ दीजिए, आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मतलब विद्यार्थी हैं, आप कुछ छोड़। तब से मैंने ट्यूशन करना शुरू कर दिया, कुछ मैं पढ़ा और फिर पढ़ाना शुरू किया। फिर मैं हाई स्कूल इंटर वालों को ट्यूशन करने लगा, तो वहाँ सबको ठीक ठाक पैसे भी मिलने लगे, और अपने बच्चों और भाइयों को मैं पढ़ाने भी लगा। और लगभग 9:30-10 बजे रात को जब मैं ट्यूशन करके आता था, तो मुझे बेलना भी चलाना पड़ता था, रोटी भी पकानी पड़ती थी। उसी समय अपने बच्चों और भाइयों को थोड़ा थोड़ा मैं समय दे पाता था, बाकी समय मैं नहीं दे पाता था। और जब मैं वाराणसी में आया तब भी मैं यही कार्य करता था, और उससे मेरा जीवन यापन और बच्चों की पढ़ाई। और एक बार तो इलाहाबाद में हम लोग 11 लोग एक साथ थे, सारे 11 लोगों का खर्चा जो था, पत्नी का, बच्चों का, 2-1 बच्चे ऐसे थे जो मतलब जो अनाथ टाइप के थे, नहीं पढ़ पा रहे, तो उनको भी मैंने अपने उनको भी पास ही साथ में रखा, लेकर के साथ में लिया। इस तरह से भारी एक संख्या हो गई थी, फिर भी प्रभु की कृपा से सब निकलता रहा, कोई हमें दिक्कत कहीं नहीं हुई, उतना मैं कर लेता। और जो श्रद्धेय अटल जी के हाथों आपको मतलब जो पुरस्कार मिला था, वो किस क्षेत्र में वो आपको जैसे मिला कि था? ये था कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का इलाहाबाद में आगमन हो रहा था, तो शहर में ये चुना गया कि समाज सेवा के क्षेत्र में किन लोगों ने अच्छा काम किया, तो उसमें मेरा पहला नाम था। तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर उस समय विश्व अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जा रहा था, उसी दिन माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के हाथों से मुझे सम्मानित होने का मौका मिला। और मतलब उसके बाद गुरुदेव, मान लीजिए जब आप वहाँ से मतलब शिक्षा दीक्षा पूरी करके आए, जी जी। फिर मतलब किस क्षेत्र में आप प्रवेश अब किए, जैसे कैसे? जब मान लीजिए शिक्षा दीक्षा जब मैं अपनी करके आया तो गांव पर आया, तो बीटीसी में किया था, बीएड किया था, तो 2 बार फिर मेरे पास नियुक्ति पत्र आया, लेकिन मेरे ढेर सारे जो साथी थे वे गोरखपुर में बड़े बड़े पदों पर थे। कुछ लोगों ने कहा भाई आप छात्र संघ के नेता रहे, इतने बड़े विश्वविद्यालय के रहे, तो आप कुछ और आगे बढ़िए। मैं कहा भाई हमारी पारिवारिक स्थिति ऐसी नहीं है, न कुछ हो पाया। तो मेरे एक मित्र थे श्री शंभूनाथ तिवारी जी, वो मेरे साथी रहे, जो उस समय बेलघाट के बीडीओ थे, इस समय वे शामली के सीडीओ हैं। तो उन्होंने कहा कि आप एक विद्यालय चलो खोल लीजिए, तो उन्होंने इसमें बड़ी मदद मेरी किया। उनके माध्यम से मैंने अपनी माँ के नाम पर, माँ गंगदेई के नाम पर एक प्राथमिक विद्यालय खोला, और वो बढ़ते बढ़ते आज कॉलेज के रूप में हो गया, माँ गंगदेई इंटर कॉलेज के रूप में। तो इस विद्यालय को खोलने का श्रेय जाता तो मेरे मित्र श्री शंभूनाथ तिवारी जी को जाता है, और फिर मैं यहीं से अपना इसी में लग करके हम सारे परिवार के लोग मिल करके इस विद्यालय की देख रेख और चलाने में और लगे। गुरुदेव जैसे मैं जानता हूँ, मतलब आपके जो स्वभाव की बात है, बिल्कुल अभी आज तक जो मतलब रहने का अथवा चलने का, या फिर जो मतलब आधुनिक चीज़ें हैं,
उनके उपयोग से, जैसे मान लीजिए अभी तक आप साइकिल, कभी बाइक अथवा मतलब गाड़ी के बारे में नहीं कुछ प्लानिंग की अथवा सोचे या प्रयास नहीं किए? ऐसे देखिए, चूंकि मेरा पूरा का पूरा बचपन शोषण और कुपोषण में बीता और उसकी छाप मेरे ऊपर आज तक रहती है। पूरा बचपन मेरा ईंट के भट्ठे में झोंका उठा। इस नाते मुझे इन सब चीज़ों से, सुविधा भोगी चीज़ों से मतलब मैं कभी उनकी आवश्यकता नहीं महसूस करता हूँ और मैं अपने आप को एक मजदूर के रूप में ही मान करके, एक सामान्य व्यक्ति के रूप में मान करके ही अपना जीवन यापन करता। मुझे इसी में आनंद मिलता, सुख मिलता है। और गुरुदेव, जैसे मान लीजिए आप पूज्य महाराज जी के काफ़ी करीबी रहे और आपके द्वारा जो मतलब संगठन है विश्व हिंदू महासंघ, जो आज अंतर्राष्ट्रीय लेवल में अपना धाक जमा चुका है, आप मतलब इस संगठन से कब जुड़े और महाराज जी से मतलब आपका जुड़ाव कैसे हुआ? देखिए, सन 2005 की बात है। मैंने सोचा कि राजनीति में हम अपने बलबूते सफल नहीं हो पाएंगे, इस नाते मैंने राजनीतिक महत्वाकांक्षा को त्याग दिया। लेकिन मेरे मन में भाव जरूर था कि किसी बड़े आदमी के सानिध्य में रहूं, उनकी सेवा करने का मुझे मौका मिला। मेरे कुछ मित्रों ने कहा कि आप योगी आदित्यनाथ जी के शरण में आइए। मेरे मन में यह था कि वो बहुत बड़े बड़े लोग वहाँ मठ मंदिर पर रहते हैं, उसमें मेरी कोई पहचान नहीं हो, मैं क्या कर पाऊँ, मैं वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाऊँगा। मेरे एक मित्र हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ही पढ़े भाई गिरीश पांडे जी। उन्होंने कहा नहीं, महाराज जी के पास आप जाइए, मैंने आपके नाम की चर्चा की। क्योंकि मैं सन 1995 में मैं जिला पंचायत का सदस्य रहा, तो मैं जिले में काफ़ी चर्चित रहा। जनता के हर बुनियादी सवालों को मैं उठाता था, इसलिए सभी लोग जानते और अच्छी तरह से मुझे मानते थे। महाराज जी भी इस चीज़ को जानते थे। सन 1995 में चूंकि जिला पंचायत अध्यक्ष पद की सीट पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित थी, तो माननीय हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी, हरीश जी, वे मेरे राजनीतिक गुरु रहे और मेरे लिए बहुत तेरा प्रयास किए कि भिखारी प्रजापति को भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया जाए। लेकिन किन्हीं कारणों बस मैं नहीं हो पाया। योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी को उस समय लगा कि ये कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो उसे मौका देना चाहिए, बिल्कुल ऐसा क्यों नहीं हो पाया। ये बात उनके मन में भी चुभती रही, लेकिन कभी ऐसा इस बात पर कभी खुल करके हमारी उनकी बात नहीं हो पाई। लेकिन हम सुनते थे, लोग चर्चा करते थे। तो लोगों का दबाव पड़ा कि नहीं, आप वहीं चले जाइए। तो मैं गया महाराज जी से मिलने के लिए। देखा महाराज जी एक ऐसे ही मेज थी और ऐसे बैठे थे, 5-6 लोग लाइन में थे। सन 2005 की बात है। मेरा तीसरे चौथे नंबर पर मैं भी था लाइन में। तो उन्होंने कहा हाँ बताइए आपका क्या काम है। मैंने कहा महाराज जी मैं किसी काम से नहीं है, मैं आपका दर्शन करने के लिए, मेरा नाम भिखारी प्रजापति। उन्होंने कहा अच्छा आप ही भिखारी प्रजापति? मैंने कहा हाँ महाराज जी मैं ही हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा। बगल में कुर्सियाँ लगी थी, उन कुर्सियों पर कोई नहीं बैठा था, सब खाली थी। महाराज जी के सम्मान में कोई बैठता नहीं था तब भी 2005 में भी। उन्होंने कहा आप कुर्सी पर बैठ जाइए। तो मैं कुर्सी पर नहीं बैठा, मैं जमीन पर बैठ गया। उन्होंने कहा नहीं अब बैठिए कुछ। मैंने कहा महाराज जी ठीक। महाराज जी का अच्छा ही बताए, आप मेरी बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे? मैं कहा महाराज जी आपका आशीर्वाद, आप बैठ जाइए। मैं कुर्सी पर बैठ गया। मैं देखा सारे मुझसे भी उम्र दराज लोग जमीन पर बैठे थे, बड़े बड़े लोग थे। थोड़ी समय बैठने के बाद फिर मैं नीचे बैठ गया। तो जब सब कुछ समाप्त हो गया, भीड़ भाड़ खत्म हो गई, तो उन्होंने मेरा हाल चाल पूछा और उन्होंने कहा कि आज आप मंदिर पर रुकेंगे? मैंने कहा महाराज जी मैं रुक जाऊंगा। मैं मंदिर पर रात को रुक गया। महाराज जी मठ पर ऊपर रहते हैं, ऊपर सब लोग जा नहीं पाते थे और मेरे जैसे व्यक्ति के लिए तो और ज्यादा दिक्कत थी। मैं तो यूं ही भागा फिरता हूँ शुरू से ही कि भैया बड़े लोगों से थोड़ा बच करके भाई दूर रहा जाए। चूंकि मेरा बचपन ही ऐसे वातावरण में बीता, इसलिए मैं बहुत बच करके। और फिर महाराज जी के भोजन का जब समय हुआ तो महाराज जी एक बार फिर नीचे घूमते टहलते हैं। उन्होंने कभी खाई? मैंने कहा हाँ महाराज। क्या आइए चलिए प्रसाद ले लेते। तो मैं उनके साथ गया, क्योंकि वहाँ पुलिस वाले रोकते हैं और लोग रोकते हैं। साथ में महाराज जी लिवा गए तो सब लोग जान गए,
सभी लोग जान गए कि महाराज जी के बहुत खास हैं, बहुत प्रिय हैं। तभी साथ में। हाँ, तभी से उसके बाद फिर महाराज जी के साथ आना जाना, खाना पीना, बैठना रहना था। तो वो फिर उन्होंने मुझे जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी, विश्व सबसे हिंदू पहले महासंघ के जिलाध्यक्ष की जिलाध्यक्ष, जिम्मेदारी। मैंने अच्छा काम किया, अच्छा काम किया। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे प्रदेश का महामंत्री बना दिया। देवी पाटन मंडल में माँ पाटेश्वरी देवी के मंदिर में विशाल जन सम्मेलन था, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू सम्मेलन। तो उसमें महाराज जी ने मुझे विश्व हिंदू महासंघ का प्रदेश का महामंत्री बना दिया। और फिर गोरखपुर में एक विशाल सभा में उन्होंने मुझे प्रदेश का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। जब महाराज जी ने मुझे कार्यकारी अध्यक्ष बनाया प्रदेश का, तो मैं अपने साथी ओम प्रकाश यादव जी को, जो बैठे मेरे साथ, इनको मैंने अपना प्रदेश का महामंत्री बना दिया। तब से हम लोग साथ चलते रहते हैं। कुछ समय के बाद महाराज जी ने फिर मुझे प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया और ये दायित्व सौंप दिया। तो जो भी कार्य होता है सब कि गोरक्ष पीठ के ही आदेश से हम लोग चलते हैं। गोरक्ष पीठ में मेरी आस्था है, योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी में मेरी अगाध निष्ठा है और उनके नेतृत्व में मेरा अटूट विश्वास है। और मुझे वहाँ पर सुख भी मिलता है, शांति भी मिलती है, सम्मान भी मिलता है। मैं बचपन में जितना ज़्यादा मुझे एक प्रकार का सामाजिक अपमान मिला, बहुत ज़्यादा जो मैंने सामाजिक अपमान झेला, छुआछूत जैसी चीज़ें जो मेरे साथ हुई, पूर्व में प्रचलित जात पात के भेदभाव वो सब मुझे बहुत भोगना पड़ा, बहुत भोगना पड़ा। एक बार तो बचपन में कुआं छू जाने की वजह से 2 घड़ा मुझे डांट देना पड़ा। 2 घड़ा डांट देना पड़ा? हाँ, 2 बार छुआ गया कुआं। एक गांव की कहानी थी? गांव की 2 बार ऐसा हुआ। एक बार तो मैं 5वीं में पढ़ता था, एक बार मैं समझ रहा हूँ 8वीं में पढ़ता था। गांव के बच्चों के साथ जा रहा था, सब लोग कुएं की जगत पर अपना हाथ रख करके जा, मैंने भी रख दिया। संजोग से मैं पकड़ लिया गया कि तुमने क्यों रखा भाई, अब तुम डांट दो। तो वो चीज हुआ। मेरे जीवन में एक आदमी और आए, हालांकि मेरे गांव के एक जमींदार साहब, जो मेरे जमींदार साहब श्री रघुनाथ सिंह जी, उन्होंने मुझे काफ़ी सम्मान दिया। उन्होंने मेरे साथ हर स्तर पर वो खड़े रहे। उन्होंने मुझे सम्मान दिया। दूसरा एक व्यक्तित्व ऐसा है जिसने मुझे सर्वाधिक सम्मान दिया, वो है श्री राघव प्रसाद चंद जी। राघव प्रसाद चंद जी, जो मोतीलाल इंटर कॉलेज दुघरा के, मतलब उस समय हिंदी के प्रवक्ता थे, बहुत चर्चित व्यक्ति थे। मैं हाई स्कूल इंटर की परीक्षा उन्हीं के यहाँ रह करके दिया। पहली बार जब मैं गया एक मतलब छत्री के घर पर, तो मुझे डर लगा, क्योंकि मेरा घर तो भाई ठाकुर लोगों का गांव था। मैं बहुत पीड़ित यहाँ था, बहुत प्रताड़ित था। लेकिन जब भोजन की बारी आई तो वो उन्होंने कहा, भिखारी जी आइए, चलिए भोजन कर लीजिए। हम क्या, नहीं ऐसा गुरु जी, हम थाली ला रहे हैं, हमको आप दे दीजिए, उसमें हम अपना बाहर खा लेते हैं, हमें ऐसी कोई बात। ओके, ये क्या बात करते हो तुम, चलो मेरे साथ। तो मैं डरते कांपते मैं उनके साथ गया। एक आदमी और थे, वो भी ठाकुर थे। गुरुजी मुझे अपने पास बैठाए और पहली जो उनकी थाली आई तो उन्होंने मेरे पास कर दिया, फिर दूसरी थाली में वे खाए। फिर उसके बाद मैं कहा, अच्छा गुरुजी अब मैं ये थाली धो देता हूँ। उन्होंने कहा, ये क्या करते हो, छोड़ो यहाँ से, चलो। फिर वो मुझे ले आए। जीवन में मुझे यदि पहली बार किसी ने सम्मान दिया तो श्री राघव प्रसाद चंद जी थे वहाँ पे। हाँ, और मैं जो बची खुची जो चीजें थी मेरे अंदर, जो इस प्रकार का, मैंने एक प्रकार से जो हमें सम्मान नहीं मिलता था, या जितना ही मैं जीवन में अपमानित हुआ, योगी आदित्यनाथ जी के सानिध्य में आने पर उतना ही यदि मुझे सम्मान मिला। और मैं इस बात को कह सकता हूँ कि एक सन्यासी के सानिध्य में रहने पर मेरे जीवन का सर्वाधिक सम्मान मिला। और मैं उनके सानिध्य में, उनके नेतृत्व में हम हर तरह से सुखी हैं, संपन्न हैं, प्रसन्न हैं, अच्छी तरह।